पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे। पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र पे देगा। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, उस छवि को धोने में मेरी ताकत लगती है। ऐसा बर्बाद करके रखा हुआ था। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। उन्होंने ठान लिया है दोनों अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देना। अगर मेरी 2 मिनट बात सुनते ये सारा समस्या सुलझा था। बहुत दिनों से लोग पीएम मोदी को संसद में सुनना चाह रहे थे। बोलना तो वो कल लोकसभा में ही चाहते थे, संसद में आके बैठे हुए भी थे, लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी की वजह से वो भाषण नहीं हो पाए। नैरेटिव बनाया जाने लगा कि पीएम मोदी डर के भाग गए। इंडी वालों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, ये कह रहे थे ये लोग। लेकिन हमने कल ही आपको कह दिया था कि पीएम मोदी बोलेंगे ना तो ऐसे लोगों के कान से धुआं फेंक देगा, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। और आज वही हुआ। राज्यसभा में पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी से लेकर पूरे गांधी परिवार को लेने के देने पड़ गए। पूरा ऑपोजिशन थोड़ी देर तो सुना, नारे वारे लगाया, उसके बाद उठ के भाग गया बाहर, चल दिया बाहर। राहुल गांधी की कैसे क्लास लगी, पहले आप वहां से शुरू कीजिए, देखिए। माननीय अध्यक्ष, कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया, और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार, ऐसी ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है लोगों को। प्रधानमंत्री ने एक एक चीजें बताई और गांधी सरनेम कैसे लगा है वो तो हम आपको पाठशाला में विस्तार से बता चुके हैं भाई। पूरा इतिहास खोलकर देश को बता चुके हैं कि नेहरू सरनेम चलते चलते कैसे फिरोज घैंडी से गांधी हो गया और चले जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। वो आज पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने एक गुजराती महात्मा गांधी का सरनेम चुराया हुआ है। और ये तो कुछ भी नहीं है, पीएम मोदी ने तो गांधी परिवार को आज ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि पूरे कांग्रेस के होश उड़े हुए हैं, जिसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि इंडी गठबंधन ने कोशिश तो आज भी की कि आज भी मोदी किसी तरीके से बोल ना पाए, उनकी स्पीच ना हो पाए। पीएम मोदी जब राज्यसभा में आए, बोलना शुरू किए, तो बोलते ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक यह नारेबाजी होती रही।
पूरा प्रयास किए कि ध्यान भटक जाए नरेंद्र मोदी का, बोल ना पाए। मोदी रुकने वाले हैं। कितना बार ऐसा हो गया कि ये लोग पूरे टाइम चिल्लाते रहे लोकसभा में, लेकिन नरेंद्र मोदी बोलते रहे। आज तो थोड़ी देर बाद ये लोग चले भी गए, थक गए होंगे। सुनिए पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस और इंडी वाले समझ गए कि ना, ये ना रुकेंगे, उठ के चल दिए। विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष समाज के हर वर्ग को नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट से ज्यादा का भाषण दिया, जबकि इंडी वाले पीएम मोदी को 10 मिनट नहीं सुन पाए। इसी पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पता था कि इंडी वाले उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर रुकते नहीं। मैं कांग्रेस के मित्रों का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम मुझे, उनको पता था, पहले प्रयोग कर चुके थे। पिछले 10 साल में मुझे 5-6 बार इस प्रकार से बोलने से रोका गया, तो उनको मालूम था एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं। और मैंने कहा था एक बार, एक अकेला, तो अब अनुभव से सीख गए कि इसमें कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो समझदारी से काम लिया और ऐसी समझ उनको निरंतर मिलती रहे, ये भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा। कल इन लोगों ने लोकसभा में पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन आज राज्यसभा में इनकी कोई प्लानिंग काम नहीं आई। लोकसभा में पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया गया और आज यह भी खुलासा हो गया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस वालों ने बहुत बड़ा प्लान बना लिया था, और इसका खुलासा आज खुद लोकसभा स्पीकर ने किया। लोकसभा स्पीकर को नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्लान का पता चल गया था, और स्पीकर के कहने पर ही पीएम मोदी लोकसभा नहीं आए, जबकि वो लोकसभा में बोलने के लिए तैयार बैठे हुए थे। सुनिए कल लोकसभा की में जो घटना हुई, जिस तरीके से ये लोग पीएम की सीट पर चले गए, सारी महिला सांसदों को आगे कर दिया, बैनर पोस्टर लेकर वहां पे खड़े हो गए कि पीएम आएंगे तो देखिए अभी क्या होगा। सुनिए उस पर स्पीकर ने खुद क्या खुलासा किया है। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। आप सोचिए इस देश में बीते 10 साल में क्या संसदीय परंपरा बनाकर छोड़ दी है विपक्ष ने। कभी मेज पे चढ़ के हंगामा कर देना, कभी कागज फाड़कर स्पीकर पर फेंक देना, कभी जो है आप देखिए इस तरह की चीज। मतलब शायद ही इस देश के इतिहास में हुआ हो ऐसा कि एक स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने पीएम से कहा कि आप मत आइए, ठीक नहीं होगा वहां पर जो हालात लग रहे हैं। आप सोच रहे हैं बॉस, मौजूदा ऑपोजिशन ने क्या हालत कर दी कि पीएम को उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए स्पीकर को कहना पड़ा मत आइए, वहां हालात ठीक नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के खुलासे के बाद यह पता चल गया कि जो लोग मोहब्बत की दुकान का ढिंडोरा पीटते हैं, उनके मन में पीएम मोदी के लिए नफरत कितनी है। नरेंद्र मोदी ने भी आज इस मोहब्बत की दुकान का असली सच संसद के जरिए देश को बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये पता नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है। और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगा। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है,
उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि ये लोग मोहब्बत की दुकान की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर से नफरत की आग में जल रहे हैं। नफरत की आग में ये लोग नारे लगवाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ना तो ये संविधान का सम्मान करते हैं, ना कोई मर्यादा रखते हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे, बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। कल ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मंत्री को गद्दार कह दिया था, वो भी एक सिख मंत्री को। राहुल गांधी के इस कांड की हर जगह चर्चा हो रही है और हमने भी कल कहा था, ये क्या भाषा है भाई? कोई पार्टी छोड़ के चल गया तो उसको गद्दार कह रहे हैं। कल रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने गद्दार कहा, आज पीएम मोदी ने इस बात को उठा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इनका अहंकार 7वें आसमान पर है और किसी को भी कुछ भी कह दे रहे हैं ये लोग इसी अहंकार की वजह से। इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों से जो भी चल रहा था, जो भी हंगामा चल रहा था, हर एक चीज का जवाब दिया। वो आज गुस्से में भी लग रहे थे क्योंकि 3-4 दिन से वो देख रहे थे कि राहुल गांधी एंड कंपनी कैसी हरकतें कर रहे हैं। संसद के अंदर कैसे बवाल मचा जा रहा, किताबें लहराई जा रही हैं, चेयर पर पेपर फेंके जा रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया पर पोस्टर डालकर पीएम मोदी को काया डरपोक कह रही, और उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अरे अब और क्या बोलिएगा भाई? मां की गाली एक रैली में पढ़ ही चुकी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा ही दिए, जो मन में आता है बोल ही देते हैं, संसद में बोलने नहीं दिए, पीएम की सीट के पास घेर कर खड़े हो गए। अब और क्या रह गया है भाई? बस हाथापाई तो रह गई है, और क्या बच गया है इस देश में संसद के अंदर होना? सुनिए पिछले 3-4 दिन से राहुल गांधी पीएम मोदी को क्या क्या नहीं कहें। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book. डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है, एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। अरे आपको कौन रोक लेगा बॉस? कोई नहीं रोक सकता आपको। 2 दिन से राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, किताब लहराकर सियासी टशन दिखा रहे थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने भी गांधी परिवार के इतिहास की किताब संसद में खोलकर तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने संसद में इंदिरा गांधी का एक भाषण पढ़ दिया जिसमें वो बता रही थी कि कैसे उनके पिता नेहरू जी
देश के लोगों को ही देश की समस्या मानते थे, और यही सोच इंदिरा गांधी में भी थी। तो किताब के जवाब में पीएम मोदी ने नेहरू इंदिरा का जिक्र कर पूरे कांग्रेस की कैसे क्लास लगा दी, क्या इतिहास बता दिया। सुनिए आप, आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री रहने वाले नेहरू जी और इंदिरा जी इस देश की पब्लिक को प्रॉब्लम मानते थे। और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में। राहुल गांधी के खिताब का जवाब पीएम मोदी ने अपने स्टाइल में दिया। इसी तरह से यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर भी राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गए। ट्रंप ने अपनी शर्तों पर पीएम मोदी से डील करा ली। पीएम मोदी ने तो किसानों के हितों से समझौता कर लिया। अडानी और एप्स्टीन फाइल्स की वजह से पीएम मोदी डर गए। कांग्रेस लगातार इसी तरह की बातें करके अमेरिका से ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रही है। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को उस मामले में भी आईना दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने तो देश की ऐसी हालत कर दी थी भाई कि कोई डील करने आगे नहीं आता था, ये लोग पीछे पीछे घूमते थे। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा है? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं, और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। यानी नरेंद्र मोदी ने बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अब दुनिया भारत के पीछे भाग रही है कि मेरे से डील कर लो, मेरे से डील कर लो। इधर पीएम मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर सुनाया। उधर पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने कहा कि बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। मैंने आपको कहा था ये लोग इसी में उलझे कि मोदी को डरा दिया, मोदी डर गए, मोदी भाग गए। इनका नैरेटिव इसी में, इनको पता नहीं क्या खुशी मिल रही है। 10 साल से ये यही प्रयास कर रहे हैं कि साबित कर दें कि मोदी डरपोक है। और इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि पब्लिक जब देख रही है कि घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, मोदी जब दुनिया में ट्रंप जो है वो जो अनाप शनाप कर रहे हैं उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो पा रहा, मोदी पैर अड़ा के खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं भारत के हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस आदमी को आप डरपोक साबित कर दोगे जी। पूरा पॉलिटिकल एजेंडा और नैरेटिव ही कांग्रेस का जो है वो गलत ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन इनको समझ ही में नहीं आ रहा। ये उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का ईगो एक तरीके से बन गया है ये कि नहीं, मैंने कह दिया कि मोदी डरपोक है तो देश को मानना पड़ेगा कि मोदी डरपोक।
करते रहिए, देश क्या मान रहा है नहीं मान रहा है, चुनावी नतीजों में पता चल जा रहा है। राज्यसभा में कैसे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को अबोध बालक कह दिया, जिस पर बड़ा हंगामा मचा है, वो हिस्सा देखिए। अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहे और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। लेकिन उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ, नाबालिग, ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, हाँ? अरे चुप बैठो, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने आज किसी को नहीं बख्शा, कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष को लपेट दिया। ट्रेड डील पर कांग्रेस की क्लास लगाई, घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी पर बरस पड़े, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर दिया, राजशाही मानसिकता पर डीएमके को सुनाया। घुसपैठ पर ममता सरकार के रवैये को लेकर पीएम मोदी गुस्से में थे। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई देश है बॉस जो घुसपैठियों को घर में रख रहा है, सब भगा रहे हैं और यहां घुसपैठियों को बचाने के लिए लोग अदालत पर प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने इशारों में ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की तरफ जो है अपनी बात घुमाई और कहा कि कल ही एसआईआर के मुद्दे पर पैरवी करने के लिए ममता बनर्जी वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, ये सबको पता है। तो उन्होंने ममता सरकार को लेकर राज्यसभा में आज क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा, जरा खुद तो अपने गरिमा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक एक चीज का जवाब दिया। लगभग 100 मिनट के भाषण में उन्होंने सबको समझा दिया कि आप जो कर रहे हो वो कैसे संसदीय परंपराओं के खिलाफ है और उन्होंने देश को बताया कि क्यों नरेंद्र मोदी के राज में एनपीए घटा, किस तरह से सबसे कम जो है इन्फ्लेशन के साथ सबसे ज्यादा तरक्की की दर बनाकर रखने वाला देश भारत बना हुआ है, कैसे दुनिया भर के देश भारत के साथ जो है वो आज आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं और कैसे ग्लोबल ऑर्डर भी बदल रहा है ये भी उन्होंने बताया। और उस ग्लोबल ऑर्डर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि पीएम मोदी ने अचानक से अजीत डोभाल को सऊदी क्यों भेज दिया है और ट्रंप और जिनपिंग और पुतिन की क्या बात हुई, उसका अगला चैप्टर आगे है। लेकिन फिलहाल पाठशाला में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, 15 दिन 800 लोग मिसिंग, पैनिक में है पब्लिक। दिल्ली में कहां गायब हो जा रहे हैं बच्चे और महिलाएं। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर अचानक दिल्ली से दनादन गायब होते लोगों वाले वायरल पोस्ट का सच क्या आपके पास भी आया होगा शायद। केजरीवाल वर्सेस अमित शाह की दिल्ली पुलिस, दिल्ली में मिसिंग लोगों पर क्या सियासी घमासान मच गया भाई, अब इसका चैप्टर देखिए। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट भयंकर वायरल हो रहे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि पिछले 15 दिन में दिल्ली में दनादन बच्चे और महिलाएं गायब होने लगे। क्या व्हाट्सएप, क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक, क्या ट्विटर, हर जगह ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ रखी है भाई। लोग पैनिक में हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई थोड़ा एहतियात बरतना, कहीं कोई तुम्हारा बच्चा ना उठा के ले जाए। ऐसे पोस्ट देखकर पब्लिक पैनिक में आ रही है, स्वाभाविक है। लोग पूछ रहे हैं दिल्ली में वो कह रहा है भाई राजधानी है, 15 दिन में इतने लोग कैसे गायब हो गए, लोग जानना चाहते हैं। लोग क्यों गायब हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं तो गायब कर कौन रहा है भाई। ऐसे वायरल पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए, यानी हर दिन करीब 54 लोग लापता हुए। गायब होने वालों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां हैं।
15 दिनों में करीब 509 महिलाएं और लड़कियां गायब हुई। गायब हुए 807 लोगों में से 191 नाबालिग हैं, जिसमें 146 लड़कियां हैं। यानी इन दावों के मुताबिक दिल्ली में 15 दिन के आंकड़े कह रहे हैं कि हर दिन करीब 13 बच्चे गायब हो रहे हैं, हर दिन करीब 9 से 10 बच्चियां गायब हो रही हैं। अब अगर इस तरह के आंकड़े बताने वाले सोशल मीडिया पोस्ट किसी को भी दिखेंगे, उनकी बाढ़ आ रही है, तो लोगों में तो हड़कंप मचेगा ही। वहीं पिछले कुछ दिनों से हो रहा यह पूरा बवाल जो है, अब उसमें पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई। दिल्ली की राजनीति से गायब रहने वाले केजरीवाल भी दिल्ली में गायब होते लोगों के कथित दावे को लेकर सामने आ गए और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधकर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। मामला संसद में भी उठा, लेकिन आज हम पाठशाला में इस खबर का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, दिल्ली में 15 दिन में 807 लोगों के गायब होने के दावों का असली सच क्या निकला यह बताएंगे। लेकिन पहले शॉकिंग खबर का एक ट्रेलर देखिए। मुझे बता दें मेरा बेटा कहाँ है, मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करती है, जिंदा है या नहीं है, उनके पास तो सब कुछ का पता है। मुझे बता दे, मेरे बच्चे ला दे। 22 दिसंबर सुबह से लापता है वो, साथ में हारमोनियम लेके गया है। दो 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए। पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है। देखिए, जब इस तरह के पोस्ट वायरल होते हैं कि कहीं बच्चे उठाए जा रहे हैं, कहीं दनादन बच्चे गायब हो रहे हैं, लोग गायब हो जा रहे हैं, तो लोग पैनिक में आते ही आते हैं। क्योंकि अगर किसी का बच्चा घर पर 2 मिनट के लिए नहीं नजर आए, नजर से हट जाए, तो सांसें अटक जाती। यहां तो 15 दिन में सैकड़ों बच्चों और महिलाओं के गायब होने के दावे किए जा रहे हैं, और वो भी देश की राजधानी से। और सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट की मतलब लाइन लगी हुई है, तो लोग तो डरेंगे ही। वहीं इस वक्त दिल्ली की खबर को लेकर हो रहा है सवाल उठ रहा है कि भाई क्या चल रहा है, इस खबर का असली सच क्या है। दिल्ली से बच्चों और महिलाओं के डेली गायब होने के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या वाकई लोग गायब हो रहे हैं या नहीं, पुलिस क्या कह रही है। लेकिन पहले आप देखिए कि कैसे दिल्ली में मिसिंग पर्संस को लेकर राजनीति का घमासान शुरू हुआ। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से काफी अरसे से खुद मिसिंग है, वो केजरीवाल अब दिल्ली में बच्चों और महिलाओं के गायब होने वाले दावों पर कह रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये हालात सामान्य नहीं, बेहद डराने वाले हैं। देश की राजधानी में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। दिल्ली में हर स्तर पर बीजेपी के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों। इधर केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, उधर केजरीवाल की टीम ने कैमरों पर बोलना शुरू किया और कहा कि दिल्ली में तो भयानक हालत है। एक बार उनको सुनिए, फिर मैं आपको सच्चाई बताता हूं। अमेरिका की एक बहुत नामी आदमी से जुड़े हुए एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। जब हम दिल्ली की इस खबर को देखते हैं कि पहले 15 दिनों के अंदर, इस साल के पहले 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली में, ये मैं कैसे विश्वास करूं कि 572 लोगों का इनको पता ही नहीं चल रहा कि वो गायब कैसे हो गए, कहां चले गए। क्या संभव है, या पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है। देखिए, दिल्ली में लोगों के गायब होने के दावों पर केजरीवाल और उनके लोगों ने जबरदस्त पॉलिटिक्स शुरू की, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। कांग्रेस भी मैदान में आई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी। दिल्ली से बड़ी संख्या में लड़कियों के गायब होने के मामलों की पूरी जांच की मांग की और दिल्ली में गायब हो रहे लोगों को खोजने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की मांग की। यानी एक तरफ दिल्ली में बच्चे और महिलाएं गायब हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स हैं, और पॉलिटिक्स अलग है। अब लोग घबराएंगे नहीं तो क्या होगा, और इसलिए हमने सोचा कि आपको पूरी रिसर्च करने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको फैक्ट्स बताते हैं और हो क्या रहा है इसके बारे में बात करते हैं। हमने अपनी पड़ताल की और उसमें क्या मिला, पहले वो देखिए। दिल्ली में जो वायरल पोस्ट हो रही है दिल्ली में मिसिंग पर्सन को लेकर, उसको अगर आप देखेंगे तो
1 जनवरी 2026 से लेकर 15 जनवरी 2026 के बीच में कहा जा रहा है कि इन 15 दिनों में 807 लोग लापता हैं। यह आपको दिल्ली का बता रहा हूं, यह दिल्ली का आंकड़ा जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। यानी अगर आप देखेंगे तो 54 लोग पर डे के हिसाब से गायब हो रहे हैं, हर रोज 54 लोग। अब यह जो दावा चल रहा है जिससे हड़कंप मचा है, उसकी बारे में जब हमने और देखा, जानकारी हासिल की, तो पूरी जनवरी में दिल्ली में मिसिंग के कितने केस आए और पिछले साल औसतन हर महीने कितने केस आए थे, यह समझना जरूरी है। अगर आप इसको देखेंगे कि 2025 में अगर आप देखेंगे प्रति महीने कितने केस थे, 2000 केस प्रति महीने मिसिंग के थे। अब इस वक्त 807 हैं। तो अगर आप पूरा जनवरी देखिएगा, पूरे जनवरी में कितने केस सामने आए, 1777 केस। यानी पिछले साल अगर आप देखिएगा तो हर महीने 2000 लोग दिल्ली से गायब हो रहे थे, इस बार जनवरी में 1777 हुए। यानी देखा जाए तो पिछले साल दिल्ली में मिसिंग पर्संस के हर महीने औसत जो केस आ रहे थे, उसी तरह के आंकड़े इस बार भी हैं, लेकिन पिछले बार से कम है जनवरी। लेकिन यह भी नहीं गायब होने चाहिए, मैं बहुत क्लियर कर दूं, यह एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन आपको यह आंकड़ा इसलिए बता रहा हूं कि यह जो पैनिक आ गया है कि कोई नया गैंग आ गया है क्या, कोई बच्चों को उठा रहा है क्या, अचानक से कुछ हो रहा है क्या, यह अचानक की बात नहीं है। यह एक समस्या है दिल्ली की जिस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। एक भी बच्चा मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक भी महिला मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और जो मिसिंग हो भी रहे हैं उनकी 100% रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कोई नया गैंग एक्टिव हुआ है और गायब हो जा रहा है, गायब किया जा रहा है लोगों को, उसके बारे में आपको फैक्ट से बता रहा हूं कि दिल्ली में हर बार कमोबेश इसी तरह से लोग गायब होते हैं और इस समस्या का समाधान दिल्ली पुलिस को ढूंढना चाहिए। लेकिन आप पहले सुनिए कि संसद में इसको लेकर क्या कहा। दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। देखिए, यह मसला बहुत गंभीर है। यह बात गलत नहीं है कि दिल्ली से लगातार लोग गायब होते हैं और देश भर से होते हैं, और इसको गंभीरता से सरकार को हैंडल करना चाहिए, पुलिस को हर राज्य में हैंडल करना चाहिए, और यह हर राज्य में हो रहा है। लेकिन ऐसा पैनिक की सिचुएशन बनाकर पब्लिक को डराना नहीं चाहिए। समस्या बहुत बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे दिल्ली में 2016 के बाद आप देखेंगे तो जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। दिल्ली 2016 के बाद अगर आप देखेंगे क्या स्थिति दिल्ली के अंदर रही है, तो जो मिसिंग केस हैं, सालाना औसत ये आपको बता रहा हूं, मिसिंग केस का, जो लोग गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, उनका सालाना औसत अगर आप 2016 के बाद देखेंगे दिल्ली में, तो वो 23,000 से लेकर 24,000 केस के बीच में है, बहुत सालाना। मतलब ऑलमोस्ट हर महीने 2000 केस होते ही हैं दिल्ली में, 2016 के बाद से औसत बता रहा हूं। तो ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये मिसिंग केसेस जो हैं ये बड़ी समस्या हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है वो भी अभी आपको आगे बताऊंगा, और पुलिस को इसको गंभीरता से टैकल करना होगा। आप देखिए कि जो लोग लापता लोगों के आंकड़े दिखाकर सनसनी फैला रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि लापता लोगों की रिकवरी, यानी उन्हें खोजकर लाने का भी आंकड़ा, वो भी क्या है बताना चाहिए। 2016 से अभी तक दिल्ली पुलिस ने लापता हुए लोगों में से 1,80,805 लोगों का पता लगाकर उन्हें परिवारों से मिलवाया भी है। दिल्ली में लापता लोगों को खोजने का रिकवरी रेट लगभग 77% है। इसका मतलब यह है कि लापता होने वाले 10 में से लगभग 8 लोगों के मामले सुलझा लिए गए, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि लापता लोगों के मामलों में गिरावट दर्ज हुई।
सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में 15 दिन में जिन बच्चों के गायब होने का दावा किया जा रहा है उसमें कितनों का पता लगाया जा चुका है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। जनवरी के शुरुआती 15 दिन में लगभग 807 लोग गायब हुए। इसमें 0 से 8 साल के एज ग्रुप के 9 बच्चे लापता हैं, जिनमें 3 का पता लगाया जा चुका है, लेकिन 6 की अभी भी तलाश है। 8 से 12 साल के एज ग्रुप के 13 बच्चे लापता बताए गए, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 का पता लगा, 10 अभी भी गायब है। सबसे ज्यादा मामले 12 से 18 साल के एज ग्रुप के हैं, जिसमें 169 बच्चे लापता हैं और 48 का पता लगाया जा चुका है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जो लापता हैं उन्हें खोजकर लाया जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, न पैनिक करने वाली बात। पैनिक तो होगा बॉस, हर साल 25,000 24,000 लोग गायब होंगे तो पैनिक तो होगा। यह मत कहिए कि घबराइए मत। हाँ, यह जरूर कहिए कि यह जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट फैलाकर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। सुनिए दिल्ली पुलिस। दिल्ली में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस लापता लोगों की रिकवरी कर रही है। आप यह भी देखिए कि गुमशुदगी के किस तरह के केसेस आते हैं। 16 साल का ऋतिक झा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर को ऋतिक की मां ने पढ़ाई के लिए डांट दिया। ऋतिक घर से नाराजगी में निकला, जो अभी तक नहीं लौटा। ऋतिक की मां का बुरा हाल है रो रो कर। पुलिस को ऋतिक की आखिरी लोकेशन सुभाष पैलेस एनएसपी मेट्रो पर दिखाई दी। इससे पहले सीसीटीवी में ऋतिक को घर से ई रिक्शा में जाते हुए भी देखा गया, और अभी तक पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ऋतिक का अपहरण हुआ। अब दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ऋतिक की मां को सुनिए, वो रोते रोते खुद क्या बता रही। 35 आदमी परिवार में एक यही था मेरा बेटा, जो मेरे को कह रहा था मम्मी मैं एक ही बार में 27 लाख का पैकेज कमाऊंगा, तुझे मैं 4 चक्का गाड़ी पे घुमाऊंगा। सब सपना चूर हो गया मेरा। मैं ही डांट दी, मैं अपना नसीब खराब कर ली। बेटा तू जा भी सुने, पापा के लिए आ जा बाबू, साक्षी के लिए तू आ जा, साक्षी के लिए आ जा। बहुत अच्छा, कोई भी टीचर से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा बच्चा। ऐसा ही केस बुराड़ी से भी सामने आया, जहां वसीम रजा को उसके पिता ने काम करने को कहा तो वो घर छोड़कर चला गया। वसीम रात में अपने कमरे में सोया था, सुबह घर से गायब हो गया। पिता का कहना है कि उसे सिंगिंग का शौक था, जबकि हम उसे एसी का काम करने के लिए कहते थे। यानी जो बच्चे लोग लापता हो रहे हैं उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई किडनैपिंग का गैंग चल रहा है और सबको गायब कर रहा है। कई अलग अलग तरह की वजह हैं जिसकी वजह से ये मिसिंग केसेस रजिस्टर हुए हैं। दिल्ली में बच्चे लापता हो रहे हैं और इसके नाम पर दहशत फैलाई जा रही है, जबकि आप अगर दूसरे राज्यों के आंकड़े देखिएगा तो मिसिंग केसेस पश्चिम बंगाल में अगर आप देखिएगा, इसके आंकड़े आप देखिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर बहुत काम करने की जरूरत है। मिसिंग केसेस आप देखिए बंगाल के अंदर, बंगाल में भी 2016 से 2021 के बीच में कितने केसेस सामने आए? 2,62,000। भाई एक बड़ी समस्या बनती जा रही है चीज की, लोग गायब हो जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए इसी तरीके से, महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे 2025 का आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 2025 में महाराष्ट्र में 1,22,000 लोग गायब हुए, और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो घर छोड़ के चले गए, कई किडनैप हुए। मध्य प्रदेश में जनवरी 2024 से जून 2025 में करीब 23,000 महिलाएं और बच्चियां मिसिंग हैं। तो इसलिए इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, लेकिन यह सॉल्व करने का विषय है समाज के तौर पर भी, कि ऐसा प्रेशर क्यों बनता है कि बच्चे जो हैं वो घर छोड़कर चले जाएं, बच्चियां घर छोड़कर चली जाएं। कई बार जो लोग प्यार करते हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं, मिसिंग का केस दर्ज होता है क्योंकि उनको लगता है घर वाले शादी नहीं कराएं, और किडनैपिंग और बाकी जो समस्याएं वो तो हैं ही। इसलिए पैनिक में मत आइए, अलर्ट जरूर रहिए। ऐसे लोग भी हैं जो बच्चे गायब करते हैं, लोगों को गायब करते हैं, ऑर्गन बेचने का काम करने वाले कई लोग हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो अलर्ट तो जरूर रहिए, लेकिन पैनिक में नहीं आइए, बस इतना जरूर कहूंगा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। इधर ट्रंप से डील हुई, उधर पीएम मोदी ने अजीत डोवाल को सऊदी अरब क्यों भेजा? पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? रूस, चीन, अमेरिका के बाद मोदी के संकट मोचक अजीत डोवाल का सऊदी जाना मुनीर के प्लान में पलीता लगने वाला है क्या? मोदी के बाद ट्रंप की जिनपिंग से बात, जिनपिंग की फिर पुतिन से बात,
अचानक दुनिया भर में क्या गजब हो रहा है, अब इसका चैप्टर। पूरी दुनिया में इस समय पीएम मोदी की चर्चा चल रही है। ट्रंप के साथ ट्रेड डील करने के बाद पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की तारीफ हो रही है। पीएम मोदी जितने भी काम करते हैं उसके पीछे पूरी टीम होती है जो दिन रात मेहनत करती है। लेकिन एक नाम जिस पर पीएम मोदी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो नाम है जिसे सुनकर मुनीर और शहबाज का बीपी बढ़ जाता है। देश के दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। पीएम मोदी के हर बड़े काम में वो शख्स शामिल होता है और वो नाम है अजीत डोभाल का। धुरंधर में भी आपने अजीत डोभाल का किरदार देखा था, जिनको पीएम मोदी का संकट मोचक कहा जाता है। अजीत डोभाल की चर्चा इस समय दुनिया के कई देशों में हो रही है। अहम डील से लेकर डिफेंस टॉक्स तक हर जगह अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी को जब भी कोई बड़ा काम करना होता है तो अजीत डोभाल को आगे करते हैं और अजीत डोभाल का ट्रैक रिकॉर्ड भी अभी तक 100% सक्सेस का है। इस समय दुनिया में जैसी हलचल मची है उसके बीच अजीत डोभाल पीएम मोदी के लिए गो टू मैन बन चुके हैं। आप देखिए कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच अजीत डोभाल किस तरह से एक्शन में जुटे हुए हैं। इधर पाकिस्तान सऊदी अरब से दोस्ती बढ़ा रहा था तो पीएम मोदी ने डोभाल को सऊदी अरब भेज दिया है। उससे पहले अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए थे। उससे पहले चीन और यूएई के दौरे पर जा चुके हैं। भारत के खिलाफ जहां गुटबाजी होती है, ऐसा लगता है अजीत डोभाल को तोड़ने के लिए वहां भेज दिया जाता है। अजीत डोभाल यानी भरोसा कि काम हो जाएगा। अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के दौरे पर कुछ ऐसा किया जिससे पाकिस्तान का टेंशन बढ़ा हुआ है। रूस, चीन, अमेरिका के बाद मोदी के संकट मोचक अजीत डोभाल का सऊदी जाना किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? क्या मुनीर के प्लान में पलीता लगने की तैयारी है? मोदी के बाद ट्रंप ने जिनपिंग से बात क्यों की? जिनपिंग ने पुतिन से बात क्यों की? दुनिया में क्या गजब चल रहा है? इस पूरी हलचल के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले उस हलचल का एक ट्रेलर देखिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से कि तारीख का बदला किससे लेंगे आप? पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील और फिर अमेरिका के साथ भारत की फादर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान बुरी तरह हिला हुआ है। उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुनीर और शहबाज को नई टेंशन दे दी। दरअसल भारत के एनएसए अजीत डोभाल अचानक 5 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सऊदी अरब के एनएसए मुसैद बिन मोहम्मद अल एबान से मुलाकात की। जैसे कुछ लोग अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड कहते हैं, उसी तरह सऊदी अरब के एनएसए एबान को भी कई लोग खूंखार खिलाड़ी कहते हैं। ये वही एबान हैं जिन्होंने चीन और ईरान के बीच दुश्मनी खत्म करवाने जैसे कई ऐसे कारनामे किए हैं जिन्होंने दुनिया को शॉक दे दिया। ऐसे में भारत के जेम्स बॉन्ड और सऊदी अरब के खूंखार खिलाड़ी का साथ आना मुनीर और शहबाज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मुनीर और शहबाज की नींद उड़ी हुई होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था और इस एग्रीमेंट के बाद भारत को कोई बड़ा अधिकारी पहली बार सऊदी अरब के दौरे पर गया है। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल के इस दौरे में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हुए डिफेंस एग्रीमेंट पर भारत को ब्रीफ कर सकता है। मुनीर और शहबाज इसलिए भी टेंशन में होंगे क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब ने भारत के साथ सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने पर इंटरेस्ट भी दिखाया। इसके साथ ही सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करके एक तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे पर तमाचा मारा है। पाकिस्तान की पब्लिक भी अजीत डोभाल के सऊदी अरब के दौरे को पाकिस्तान का बड़ा डिप्लोमेटिक लॉस बता रही है और कह रही है कि अब भारत सऊदी अरब में भी पाकिस्तान को निपटा देगा, क्योंकि यूएई तो पहले ही हमारे साथ है। अजीत डोभाल के सऊदी अरब दौरे से पाकिस्तान इसलिए भी डरा और सहमा होगा क्योंकि यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अचानक दुनिया भर में गजब ही चीजें हो रही। पीएम मोदी के बाद ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बात कर ली। उधर जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वीडियो कॉल किया और इन सारी मुलाकातों और चर्चाओं में पाकिस्तान पूरी तरह सीन से गायब है। जो मुनीर कभी अमेरिका तो कभी चीन तक दौड़ लगा रहा था, थक नहीं रहा था, उससे अब ट्रंप और जिनपिंग दोनों कन्नी काटते दिख रहे हैं। मुनीर और शहबाज की टेंशन सिर्फ अजीत डोभाल का सऊदी अरब दौरा नहीं है। मुनीर और शहबाज को ट्रंप ऐसे झटके पे झटके दे रहे हैं जिससे दोनों भयंकर सदमे में होंगे। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति जब से बने हैं तब से मुनीर हो या शहबाज, दोनों ट्रंप को मक्खन लगाने के चक्कर में सारी हदें पार कर चुके हैं। मुनीर की चापलूसी देखकर पूरे पाकिस्तान तक में चर्चा है कि मुनीर ने ट्रंप की बूट पॉलिश तक में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ट्रंप ने ट्रेड डील पीएम मोदी के साथ कर ली। अब यह देखिए कि जिन मिनरल्स का लालच देकर मुनीर ट्रंप को साधने के चक्कर में था, व्हाइट हाउस से आई मुनीर और शहबाज की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें मुनीर ट्रंप को पाकिस्तानी मिनरल से भरा एक ब्रीफकेस दिखा रहा था। मुनीर की वो चापलूसी भी काम नहीं आई। पीएम मोदी थे दूसरी तरफ जो ट्रंप के टैरिफ और मनमानियों के खिलाफ तनकर खड़े थे। ट्रंप की शर्तों पर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया।
आखिर में ट्रंप खुद ही भारत के पास आए और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनल हुई। भारत के साथ ट्रेड डील होने के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत को वॉशिंगटन में हुई क्रिटिकल मिनरल्स पर आयोजित पहली बैठक में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हुए, जबकि ट्रंप को पाकिस्तानी मिनरल्स का लालच देने वाले मुनीर और शहबाज को अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स पर बैठक में बुलाना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसे में मुनीर और शहबाज की हालत घर के न घाट के वाले उस जानवर जैसी हो गई। एक तरफ ट्रंप ने गेट आउट कर दिया, दूसरी तरफ सऊदी अरब भाव नहीं दे रहा, ऊपर से पाकिस्तान की पब्लिक भी देश की बेइज्जती कराने के लिए भर भर कर कोस रही है। यानी पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि भाई क्या मिला तुमको, इतने तलवे चाटे ट्रंप के, इज्जत भी नहीं मिली। तो खैर वो तो थी ही नहीं, पैसा भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भारत ने सब कमा लिया। तो ये हालत हो रखी है पाकिस्तान की। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.